वेलकम टू ज्ञान क्लासेस एसआर केस में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ आपको उस चैप्टर से 16 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 16 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इन 16 क्वेश्चन को, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और इसका आंसर और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से दी जा रही है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना जिस प्रकार से आप लोगों ने अपना सपोर्ट बना करके रखा उसी प्रकार से अपना सपोर्ट आगे भी बना करके रखे रहिए, ठीक है। तो लेट नहीं करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा कि कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और चतुर्थक क्षेत्रक, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक क्षेत्रक, क्योंकि तृतीयक क्षेत्रक में जितनी भी कार्य होती है वो सारी सेवाओं वाली कार्य होती हैं। तो तृतीयक क्षेत्रक को हम लोग सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उपाय, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में उसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो ये क्यों होगा, तो देखिए सबसे पहले चीज़ें क्या होती है कि सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट या एक समय अंतराल के बीच में देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य होती है, अंतिम मूल्य होती है और देश के सभी लोग और कंपनियों के द्वारा उत्पादित चीज़ों का अंतिम मूल्य, कुल मूल्य जो होता है उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि ये बातें थी। तो आई होप कि ये दो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि उत्पादन और उपभोग के मध्य संबंध कौन सा क्षेत्रक स्थापित करता है। उत्पादन और उपभोग के मध्य जो है संबंध कौन सा क्षेत्रक स्थापित करता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, तृतीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक और चतुर्थक क्षेत्रक। तो जो सेवा क्षेत्रक होता है वो प्राथमिक क्षेत्रक और उपभोक्ता ये उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। उत्पादन कहाँ होता है तो द्वितीयक क्षेत्रक में होता है और उपभोक्ता जो होते हैं उसके बीच में सेवाएं जब होंगी, जब चीज़ें पहुंचाई जाएगी तो पहुंचाने का काम तृतीयक क्षेत्रक में होता है। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 1, तृतीयक क्षेत्रक। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द्वितीयक क्षेत्रक किस क्षेत्रक पर पूर्णतः निर्भर होता है, अर्थात द्वितीयक क्षेत्रक जो है वो कौन से क्षेत्रक पर पूरी तरीके से निर्भर रहता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, तृतीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक और चतुर्थक क्षेत्रक। तो द्वितीयक क्षेत्रक में प्रोडक्शन का काम होता है, विनिर्माण का कार्य होता है। तो विनिर्माण करने के लिए कच्चे मालों की आवश्यकता होगी और कच्चे माल प्राप्त कहाँ से होते हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्रक से होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो द्वितीयक क्षेत्रक में प्रोडक्शन की चीज़ें जब होती हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए कच्चे मालों की आवश्यकता होगी। कच्चे माल हमें जब भी मिलेंगे तो वो प्राथमिक क्षेत्रक में मिलेंगे, किसी और क्षेत्रक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्राथमिक उत्पादों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्राथमिक उत्पादन जो होते हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो चार ऑप्शन आपके पास, कृषि एवं सहायता क्षेत्र, व्यापार क्षेत्रक, सेवा क्षेत्रक और इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक उत्पादन कहने का मतलब प्राथमिक क्षेत्रक, और प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है तो कृषि होती है और उसको सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कृषि एवं सहायक क्षेत्र, ये हो जाएगा हमारी क्वेश्चन नंबर 5 की आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आई होप कि ये 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों। अब हम लोग छठा क्वेश्चन हमारा कहता है कि
धन कमाने वाली गतिविधियों को क्या कहा जाता है? धन कमाने वाली जो गतिविधि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है: अनार्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया और इनमें से सभी। तो पैसे कमाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। आप लोगों ने बुक में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। आप चैनल पे वीडियो अपलोड है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो धन कमाने वाली क्रियाएं होती है उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया कहने का मतलब वहाँ से हम लोग पैसे अर्न करते हैं, और पैसे अर्न करने वाली क्रिया को ही हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया। ठीक है। सातवां क्वेश्चन हमारा कहता है कि इनमें से कौन सा संगठन हर 5 वर्ष में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित करता है? तो पहला ऑप्शन आपके पास NSSO, दूसरा ऑप्शन है नरेगा, तीसरा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और चौथा है जनगणना। तो भारत में किसी भी प्रकार के आंकड़े को एकत्रित करने के लिए जो रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित होती है उसका एकत्रीकरण जो है, उसको इकट्ठा जो है वो NSSO के द्वारा किया जाता है। NSSO का पूरा नाम होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और यही ऑर्गेनाइजेशन हर 5 वर्ष में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित करता है भारत में। ठीक है। और बाकी का भी नाम आपको लिखा हुआ आप देख सकते हैं। हाँ, 8वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि इनमें से कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो पहला हमारा हो जाएगा ऑप्शन है कि खेत में सिंचाई करता हुआ किसान, दूसरा ऑप्शन है दिहाड़ी मजदूर जो अनुसंधान कार्य में लगा हुआ है, तीसरा ऑप्शन है हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करता हुआ डॉक्टर, और चौथा ऑप्शन है घर में कपड़े की सिलाई करते हुए लोग। ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे रोज़गार की गारंटी होती है उसको हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं, और जहाँ पे रोज़गार की गारंटी नहीं होती उसको हम लोग असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि किसान खेत में काम कर रहा है तो वहाँ गारंटी नहीं है कितने दिनों काम मिलेगी नहीं मिलेगी, कब तक करना है नहीं करना है। दूसरे में भी वही कहानी है और चौथे में भी वही कहानी है। घर में कपड़े लोग सिल रहे तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, वो है हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करता हुआ डॉक्टर। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 8वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि अल्प बेरोजगारी क्या है? तो अल्प बेरोजगारी कहने का मतलब छोटी बेरोजगारी। छोटी बेरोजगारी कहने का मतलब है कि पहला ऑप्शन हमारा कहता है कि एक व्यक्ति को काम ना मिले तो वो सीधा बेरोजगारी कहलाएगा, वो अल्प बेरोजगारी नहीं कहा जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि जब एक व्यक्ति को काम की पैसे ना मिले, तो ये काम तो मिल रहा है लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, तो ये उसकी एक अलग समस्या हो जाती है। ठीक है। तीसरा है कि एक व्यक्ति काम करने में सक्षम ना हो, तो जो व्यक्ति काम करने में सक्षम ही नहीं होगा वो उसको रोजगार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा। तो हमारे पास यहाँ चौथा ऑप्शन बच जाता है कि एक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग बेरोजगारी कहेंगे। जब एक किसी भी व्यक्ति को उसके क्षमता के अकॉर्डिंग, उसकी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है तो उसको हम लोग अल्प बेरोजगारी कहते हैं। उसको काम तो मिलता है लेकिन उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता है। एक बहुत अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति है, उसको एक पियून का काम दिया गया तो वो अल्प बेरोजगारी कहलाएगा, वो मजबूरी में कार्य कर रहा है। उसके पास क्या होगा कि वो जिस कार्य को करना चाहता है, जो उसकी रुचि जिस कार्य में होगी वो कार्य उसको नहीं मिल पाता, तो उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग जब कार्य नहीं मिलेगा तो उसको अल्प बेरोजगारी कहा जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दें, लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान करता है? तो जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र जो होगा वो भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। ठीक है। यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत अधिक मिल जाती है, लेकिन क्या होता है कि इसमें लोग लगे रहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र एक बड़ा सेक्टर है और यहाँ पे काम करने के लिए लोग बहुत अधिक लगे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक तृतीयक जो क्षेत्रक हैं वो यहाँ पे आंसर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ इन क्षेत्रकों में कम लोग लगे होते हैं काम करने के लिए। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र जो हमारा कृषि उत्पादन का क्षेत्र है उसमें बहुत सारे लोगों लगे होते हैं कार्य करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो क्षेत्र होगा वो होगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है।
अगर चैनल पे आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ में सही है। तो क्या होता है कि पहला ऑप्शन हमारे पास कि इसकी ज़्यादातर संपत्ति सरकार के पास होती है, ठीक है। तो यहीं से हमारा ऑप्शन बन जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन हम काट देंगे। पहला ऑप्शन क्या हो जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो संपत्ति होती है वो अधिकतर संपत्ति किसके पास होती है, वो सरकार के पास होती है। अगर कोई भी क्षेत्र जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र तब कहा जाएगा जब उस पर सरकार की पूरी तरीके से अधीनता होती है, या फिर 50% से अधिक शेयर जो होता है वो सरकार के पास होता है, तो उसको हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अभी लोग बहुत प्राइवेटलाइजेशन पे बात कर रहे हैं, नहीं सरकार बहुत सारी चीज़ों का प्राइवेटलाइजेशन कर दे रहे हैं, नहीं वो प्राइवेटलाइजेशन नहीं है, वो एक पीपीपी संस्था है जिसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है वो कहता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है। सेवा क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, द्वितीयक क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि में पाई जाती है, या इनमें से सभी में पाई जाती है, इनमें से किसी में नहीं पाई जाती है। तो सेवा क्षेत्र में काम की गारंटी होती है तो वहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं आएगी। द्वितीयक क्षेत्र में भी प्रच्छन्न बेरोजगारी, जितने लोगों की आवश्यकता होती है लोग उतना ही लोगों को काम पे रखते हैं। लेकिन कृषि क्षेत्र में क्या होता है कि लोग घर में रहते हैं, तो यहाँ पे जो लोग कार्य नहीं कर रहे होते वो भी जा कर के उस कृषि कार्य में लग जाते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ पे 2 लोगों की आवश्यकता रहती है, घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग के 10 लोग उसमें लगे होते हैं, तो काम करते हुए सारे लोग दिखते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता वहाँ पे नहीं होती, लेकिन घर में है तो लगे रहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और आपका आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अधिक रहते हैं, अभी हमारे पास जनसंख्या बहुत अधिक है तो वो होती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की किस आधार पर विभाजित किया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। तो उनके आय के आधार पर किया जाता है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं के आधार पर किया जाता है, या मजदूरों के संख्या के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को अलग किया जाता है, या फिर स्वामित्व के आधार पर उसको अलग किया जाता है। तो मालिक के अकॉर्डिंग कि किसका मालिक सरकार है, जिसकी मालिक सरकार होगी उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, और जिसकी मालिक कोई निजी कंपनी होती है उसको निजी क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का विभाजन किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। इसके बाद जस्ट आपको चैप्टर 3 का वीडियोस मिलेंगे, तो आप वहाँ से देखिएगा उसको। और सबसे पहले कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, आगे की चीज़ें आपको अप टू डेट मिलती रहेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कौन सा वाक्य संगठित क्षेत्र के संदर्भ में सही है। कौन सा वाक्य संगठित क्षेत्र के संदर्भ में सही है। तो इसका संचालन सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, इनमें नौकरी की सुरक्षा नहीं दी जाती है, इनमें वेतन कम दिया जाता है, या इनमें नियमित वेतन दिया जाता है। तो संगठित क्षेत्र में काम की गारंटी होती है, और काम की गारंटी जब होती है तो उसके लिए वेतन भी होंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, और इनमें काम की नियमित वेतन दिया जाता है। अगर संगठित क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो आपको नियमित रूप से वेतन मिलता है। तो हमारा संगठित क्षेत्र के संदर्भ में ये वाला वाक्य सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। इनमें नियमित रूप से वेतन दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहेगा और कहता है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र में प्राथमिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। संगठित क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। तो जहाँ पे कृषि वाली चीज़ें होती है, प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे कृषि है तो कृषि के लिए हम लोग मिट्टी का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं। तो इन सारी सबसे अधिक जो है कि प्राकृतिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग
किया जाता है, संगठित क्षेत्र में नहीं होता है, द्वितीयक क्षेत्र में नहीं होता है और तृतीयक क्षेत्र में नहीं होता है। तो यहाँ प्राथमिक क्षेत्र जो होगा, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इनमें से कौन सी क्रिया तृतीयक क्षेत्रक में आती है। आपके पास 4 कार्य दिए गए हैं, बस सेवा, पेटीएम, स्कूल या इनमें से सभी, जो तृतीयक क्षेत्रक में आती हैं। तृतीयक क्षेत्रक कहने का मतलब होता है सेवा क्षेत्रक, तो बस सेवा जो है वो तृतीयक क्षेत्रक में आता है। पेटीएम वो तृतीयक क्षेत्रक में आता है, वो हमारी सेवा कर रहा है। स्कूल भी जो है कि तृतीयक क्षेत्रक में आता है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों की सेवा होती है स्कूल में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। ये जितने भी तृतीयक क्षेत्र के चीज़ें हैं, जितने भी सेवा वाली चीज़ें हैं, वो सारी की सारी तृतीयक क्षेत्र में आएंगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन थे, इसके अलावा भी आपके एग्जाम्स में ऑप्शन रह सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन में और भी कुछ ऑप्शन रह सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन था तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी जो होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। और यह क्वेश्चन है कि खाने वाली बिस्कुट किस श्रेणी में आएगी। जो बिस्कुट खाने की योग्य हो गई है, लास्ट स्टेज में पहुंचे हुए, वो कौन से क्षेत्र में आएगी। ठीक है, कौन से श्रेणी में आएगी। तो पहले अंतिम वस्तु, मध्य वस्तु या सेवाएं। तो जब वो खाने के योग्य बन गया, उसका अंतिम प्रयोग जिस टाइम पे होगा उसको अंतिम वस्तु कहते हैं हम लोग। तो खाने के बिस्कुट जो होती है वो अंतिम वस्तु वाली श्रेणी में आएगी, क्योंकि उसके बाद उसमें और किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाना है, तो उसका आखिरी कार्य जो था वो है उसको खाना। तो खाने वाले बिस्कुट जो है वो हमारी अंतिम श्रेणी के वस्तुओं में अंतिम वस्तु उसको कहा जाएगा। तो अंतिम वस्तु में वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलती रहे।